विजयनगर राज्य के एक छोटे से गांव में सोहन और मोहन नाम के दो दोस्त रहते थे। सोहन हमेशा गरीबों की मदद और भलाई करने में विश्वास रखता था, जबकि उसका दोस्त मोहन इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। एक दिन की बात है, सोहन और मोहन गांव के चौपाल पर खड़े थे। तभी मोहन ने सोहन से कहा, अरे यार सोहन, तुम जितनी कमाई दूसरों की भलाई में लगा देते हो ना, एक दिन बड़ा नुकसान उठाओगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है ना तुमको? अरे भाई मोहन, क्या तुमने वह कहावत नहीं सुनी है कि कर भला तो हो भला? अरे अगर मैं किसी का बुरा नहीं करता तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा? तुम अगर किसी मजबूर गरीब की मदद करोगे तो वह लौट कर तुम्हारे पास ही आएगा। ओहो, अच्छा, वही लौट कर तुम्हारे पास आएगा। अरे मेरे भाई, ये सारी बातें ना बुजुर्गों के मुंह से अच्छी लगती हैं। देखो, मैं आज भी कहता हूं कि तुम्हारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती है, लेकिन तुम उसे बेचकर आधे से ज्यादा पैसे यूं ही बर्बाद कर देते हो। तुम में भलाई करने का कीड़ा जो है। मोहन की बात सुनकर सोहन कुछ नहीं बोलता और मुस्कुराता हुआ अपने घर चला गया। उसे पता नहीं था कि मोहन भीतर ही भीतर उससे जलने लगा था। सोहन के जाने के बाद मोहन गुस्से में बोला, एक तो इसकी फसल सबसे अच्छी होती है और ऊपर से ये गांव में भलाई का ढंडोरा पीटता रहता है, जिससे लोग इसे सम्मान देते हैं, जबकि मुझे कोई नहीं पूछता। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक तो ये मेरी एक भी नहीं सुनता है। अब मैं भी बताता हूं कि मैं कौन हूं। ये सब सोचकर मोहन कुछ देर बाद अपने घर पर चला गया। मोहन को इतना क्रोध से भरा देखकर उसकी पत्नी राधा मोहन से बोली, क्या बात है, आपके चेहरे पर गुस्सा क्यों झलक रहा है? अरे क्या बताऊं भाग्यवान, ये जो कुछ भी है ना, सब अपने दोस्त सोहन की वजह से है। उसने नाक में दम कर रखा है। मैं कुछ समझी नहीं। अरे राधा, तुम तो जानती हो कि सोहन की फसल गांव में सबसे अच्छी होती है और वह फसल बेचकर आधे से ज्यादा धन दिखावे के लिए लोगों की भलाई में लगा देता है, जिससे गांव के लोग कितना उसका सम्मान करते हैं। और मेरा क्या? अरे मेरा तो बिल्कुल भी नहीं करते। लोग पूछते तक नहीं, मुझे जल भुन जाता हूं मैं अंदर से। अरे काश कैसा हो जाता कि सोहन की उपजाऊ जमीन उससे छीन जाती तो उसके दिखावे की अक्ल ठिकाने आ जाती, तब समझ में आता उसे। अच्छा, तो ये बात है। इसके लिए तो आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अरे मैं कुछ समझा नहीं, क्या बोल रही हो तुम? ए जी, तुम्हारा मित्र जमींदार है। जमींदार के पास बैठकर भी तुम्हारे अंदर कुछ बुद्धि नहीं आई। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपने मित्र सोहन को जमींदार से कर्ज लेने के लिए उकसाओ। क्या? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना राधा? सोहन के पास उपजाऊ जमीन है, धन है, आखिर वो मेरे कहने पर जमींदार से कर्ज क्यों लेगा? तुम्हारी बुद्धि तो बैलबुद्धि ही है। अब मेरी बात गौर से सुनो। इतना कहकर राधा मोहन के कानों में आहिस्ता से कुछ बताने लगी। राधा की बात सुनकर मोहन मुस्कान लिए हुए अपनी पत्नी की ओर देखकर बोला, अरे वाह मेरी राधा रानी, वास्तव में पहले तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। वाह क्या बात है, बीवी हो तो ऐसी। अगले दिन मोहन जमींदार के पास जाकर बोला, नमस्ते जमींदार जी, कैसे हैं आप? वैसे तो जमींदार जी, इस गांव की हर जमीन पर लगभग आपका ही कब्जा है, सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर, जैसे कि मेरा मित्र सोहन की जमीन। भाई, मैं आपको बता रहा हूं कि वह बहुत ही उपजाऊ जमीन है। आप उसकी जमीन पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते? अरे मोहन, कब्जा ऐसे ही थोड़ी ना कर लिया जाता है। उसके लिए पहले योजना बनानी पड़ती है। परंतु वो सोहन तो तुम्हारा मित्र है, फिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं उसके खेत पर कब्जा कर लूं? क्योंकि मुझे सोहन का भलाई का दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुनो, देखो जमींदार, मेरे पास एक ऐसी योजना है जिससे कि आप सोहन की जमीन पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं भी सोहन की जमीन पर कब्जा करने के दिन रात जो सपने देखता रहता हूं, लगता है कि अब जल्द सच होने वाला है। चलो, अब तुम मुझे जल्दी से बताओ कि योजना क्या है। सुनो जमींदार जी, आप अपने किसी बूढ़े नौकर को सोहन के घर पर भेज दीजिए, जिसे वो ना जानता हो और ना कभी देखा हो। वह बूढ़ा सोहन से अपनी बेटी का विवाह ना होने का दुखड़ा रोएगा और उससे धन मांगेगा, और वह इतना धन मांगेगा कि सोहन के बस के बाहर की बात होगी। अब मगर जैसा कि मैं सोहन का स्वभाव जानता हूं,
वह तो उस बूढ़े को मना करेगा नहीं और मैं वहां पर मौजूद होऊंगा और मैं सोहन को आपसे कर्ज लेने की सलाह दूंगा। बस एक बार सोहन ने आपसे कर्ज ले लिया, उसके बाद तो उस कर्ज पर भारी ब्याज पर ब्याज लगाते रहना। और इस मामले में तो आपका कोई जवाब नहीं है। क्यों जमींदार साहब, सही कहा ना? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे मान गए मोहन, तुम्हारी खोपड़ी का जवाब नहीं भाई। बस एक बार वो मुझसे कर्ज ले ले, फिर वह कभी उसे उतार नहीं पाएगा। ठीक, तो मैं अभी सोहन के घर पर ही जा रहा हूं। आप किसी बूढ़े नौकर को भेज देना, और हाँ, ऐसे बूढ़े नौकर को भेजना जिसे सोहन जानता ना हो। ठीक है मोहन, इसकी चिंता तुम मत करो। कुछ ही देर में मोहन भी सोहन के घर पर चला गया और उससे बातें करने लगा। कुछ देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति सोहन के घर पर आकर रोते हुए बोला, मैं दूसरे गांव से आया हूं बेटा। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है कि तुम लोगों की भलाई का काम करते हो, लोगों की मदद करते हो, और मैं अभी बहुत मुसीबत में हूं। हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, बोलो तुम्हारी क्या समस्या है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। अरे बेटा, कल मेरी बिटिया का विवाह होना है, मगर आज मेरे घर पर चोरी हो गई। मैंने बिटिया के विवाह के लिए जितने भी गहने बनवाए थे वे सब के सब चोरी हो गए बेटा। मैं महाराज के पास भी मदद मांगने गया था, परंतु महाराज कहाँ। हम जैसे छोटे तुच्छ लोगों की मदद करते हैं, कोई मदद नहीं की। अब केवल एक ही रास्ता है, या तो तुम मेरी सहायता करो या तो फिर मैं जाकर आत्महत्या कर लूं। मेरे बस का नहीं हो रहा कि अब कुछ और करूं बेटा। क्या करूं मैं? बाप रे। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ बाबा। लेकिन बाबा, विवाह के लिए तो बहुत धन की आवश्यकता होगी, और मेरी तो अभी फसल भी नहीं कटी है। इतना सारा धन मैं कैसे और कहां से लाऊंगा? अरे तो चिंता क्यों करते हो सोहन भाई, जमींदार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तुम तब तक उससे कर्ज ले लो, और जब तुम्हारी फसल कटे तो तुम उसका कर्ज चुका देना बस। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा मोहन भाई। चलो अभी जमींदार जी के पास चलते हैं। बाबा आप यहीं रुको, मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। सोहन मोहन के साथ जमींदार की हवेली चला गया और जमींदार को सारी बात बता देता है। जमींदार मुस्कुराते हुए सोहन से बोला, देखो सोहन, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए उतना धन तो दे सकता हूं जितना तुम मांग रहे हो, मगर भैया 1 महीने के बाद मुझे मेरा धन वापस चाहिए। सीधी बात है, अगर 1 महीने से देरी की तो अच्छा नहीं होगा नाप तौल के। हाँ ठीक है जमींदार जी, आप चिंता मत करो। कुछ दिन बाद मेरी फसल कट जाएगी, उसके बाद आसानी से आपका सारा धन लौटा दूंगा। जिसके बाद जमींदार ने सोहन को मुद्राएं पकड़ा दी। सोहन ने खुश होते हुए घर पर जाकर उस बूढ़े व्यक्ति को मुद्राएं दे दी। वह बूढ़ा व्यक्ति सीधे जमींदार की हवेली चला गया और जमींदार के पास जाकर बोला, यह लीजिए जमींदार साहब, आपका धन घूम फिर कर आपके ही पास आ गया, रख लीजिए। अरे वाह, उस मोहन ने बहुत ही अच्छी योजना बनाई है भाई। हमारा तो दिल खुश हो गया। नाप तौल के मेरा धन भी मेरे पास वापस आ गया और सोहन मेरा कर्जदार भी बन गया। वाह भाई वाह। समय ऐसे ही बीतता रहा। कुछ दिन बाद सोहन अपनी फसल काटकर राज्य में बेच आया और जमींदार का कर्ज चुकाने के लिए जमींदार की हवेली पर पहुंच गया। ये लीजिए जमींदार जी, मैंने आपसे जितना कर्ज लिया था उतना मैं वापस कर रहा हूं, लीजिए। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना सोहन? अरे भाई, तुम जो धन मुझे वापस कर रहे हो वह तो असल है। अरे भैया, मुझे ब्याज भी चाहिए, ब्याज। यह सुनकर सोहन बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या? लेकिन जमींदार जी, हमारे और तुम्हारे बीच ब्याज की बात तो हुई ही नहीं थी। बस ये था कि तुम मुझे पैसे दोगे और मैं 1 महीने बाद वापस कर दूंगा। इसमें ब्याज कहां से आ गया? वाह 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 वाह, ब्याज कहां से आ गया? तो क्या मैंने तुम्हें कर्ज देने का ठेका ले रखा था क्या? नाप तौल के मुझे कीड़ा काट रहा था कि तुम्हें पैसा दूं। देख सोहन, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा धन ब्याज के साथ वापस चाहिए। ठीक है, बताइए आपका कितना ब्याज होता है, मैं आपका ब्याज भी लौटा दूंगा, बताइए। जमींदार ने सोहन को इतना ब्याज बताया कि सोहन को चक्कर आने लगा। बाप रे,
इतना भारी ब्याज, ये तो सरासर अन्याय है जमींदार। इतना भारी ब्याज तो मैं अपना खेत बेच कर भी नहीं चुका सकता। अरे तो कौन कह रहा है खेत बेचो तुम? और तुम्हारा कौन सा खेत, कौन से खेत की बात कर रहे हो? कान खोल के सुन लो सोहन, तुम्हारा खेत अब तुम्हारा नहीं मेरा हुआ। जब तक तुम मेरी रकम सूद समेत नहीं लौटा देते तब तक तुम्हारे खेत पर मेरा कब्जा रहेगा। बस बात खत्म, अभी निकल जाओ यहां से। क्या? ये तुम मेरे साथ सरासर धोखा कर रहे हो जमींदार। तुम देखना, मैं इसकी शिकायत मैं महाराज से करूंगा। अगले दिन सोहन विजयनगर राज्य के राजा राणा विश्वजीत सिंह के महल में पहुंच गया और सारी घटना राजा को बताते हुए बोला। महाराज की जय हो। महाराज, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, मेरी सहायता कीजिए, अन्यथा मैं बर्बाद हो जाऊंगा। फिर सोहन अपनी सारी बात राजा को बताता है। यह सब सुनकर राजा बोलता है, अच्छा, तुमने जो बताया उसे सुनकर तो मुझे भी क्रोध आ रहा है, परंतु मैं जमींदार और तुम्हारे मित्र मोहन को भी महल में बुलाऊंगा। पहले उनसे भी समझूंगा। कुछ देर बाद मोहन और जमींदार राजा के सामने खड़े हुए थे। राजा विश्वजीत सिंह जमींदार से बोलते हैं, हाँ भाई जमींदार, सोहन ने मुझे बताया कि तुमने अपनी मर्जी से भारी ब्याज लगाकर सोहन का खेत हड़प लिया। हड़प लिया? अरे रे रे, राम राम, यह तो सरासर मेरे ऊपर झूठा आरोप है महाराज। अरे यह सोहन झूठ बोल रहा है महाराज। ब्याज की बात करने के बाद ही मैंने इसे रकम दी थी। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो आप मोहन से पूछ लीजिए ना। मोहन तो सोहन का मित्र है ना, वह तो सच बोलेगा। क्यों भैया मोहन, बताओ महाराज को कि सच क्या है। राजा जी ने मोहन से बोला, क्या यह सत्य है मोहन? जी महाराज, जमींदार सच बोल रहा है। सोहन ने पैसे लेने से पहले ब्याज के लिए हामी भरी थी। यह सुनकर सोहन बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे तुम ये क्या कह रहे हो मोहन भाई? हाँ, सही तो कह रहा हूं सोहन। भला मैं तुम्हारे लिए झूठ क्यों बोलने लगा? वैसे भी मैं तुम्हारे गांव में झूठी प्रशंसा सुन सुनकर तंग आ चुका हूं। तुम कहना क्या चाहते, तुम ये बताओ। महाराज, सीधी बात यह है कि सोहन एक झूठा व्यक्ति है। यह अपनी कमाई का आधा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए दान कर देता है, ऐसा गांव के लोग समझते हैं। परंतु मैं जानता हूं महाराज कि यह सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करता है। हाँ, ताकि लोग आपको नहीं बल्कि इसे अपना राजा समझे। चालाक है ये महाराज। नहीं महाराज, यह सरासर झूठ बोल रहा है। महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। तुम यह बताओ कि क्या यह सत्य है कि तुम अपनी कमाई का आधा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए दान कर देते हो? जी महाराज, यह सत्य है। अरे तो क्या तुम अपने आप को राजा हरिश्चंद्र समझते हो? अरे इस राज्य के राजा हम हैं, ना कि तुम। लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। हमारा मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अगर तुम लोगों को अपनी रकम लुटाने के बजाय समझदारी से काम लेते तो आज तुम्हारे पास इतना धन होता कि तुम इस जमींदार के पैसे ब्याज के साथ भी लौटा देते। महाराज, मैं जानता हूं कि सोहन के पास अब कुछ नहीं बचा। सोहन मेरे गांव का है, इसीलिए इसके बुरे काम को देखते हुए फिर भी मुझे इसके ऊपर तरस आ रहा है। आखिर है तो बेचारा अपने गांव का ही ना। एक काम हो सकता है, मेरी एक जमीन पड़ी हुई है, अगर आप चाहे तो। तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि सोहन अब कभी भी मेरी रकम तो ब्याज सहित लौटा नहीं सकता। यह तो आप देख ही चुके हैं। अब यह है कि मैं चाहता हूं कि आप स्वयं यह ऐलान कर दें कि आज से सोहन का खेत मेरा हुआ। इसके बदले में मैं एक जमीन का छोटा टुकड़ा सोहन को देने के लिए तैयार हूं, जिससे वह खेती करके अपना जीवन यापन कर सके। इतना तो मैं कर ही सकता हूं महाराज। अरे कहीं तुम उस छोटे से खेत के टुकड़े की बात तो नहीं कर रहे हो जो कि बंजर पड़ा हुआ है? हाँ हाँ, तुमने सही पहचाना। वही खेत मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अब भला इससे ज्यादा मैं क्या करूं? खेत तो खेत है महाराज। बस ठीक है, आज से सोहन का खेत जमींदार का हुआ और जमींदार जो खेत का टुकड़ा सोहन को दे रहा है वह सोहन का हुआ। बस अब तुम सब यहां से जा सकते हो, जाओ।
सोहन मुंह लटकाकर अपने घर पर आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गोपाल की आंखों में आंसू देखकर उसकी पत्नी बोली, आखिर आपको लोगों की भलाई करके क्या मिला? आप तो सड़क पर आ गए। नहीं सुमन, नहीं। मुझे अब भी उसी कहावत पर विश्वास है, कर भला तो हो भला। सब तो ठीक है, पर हमारा उपजाऊ खेत हमसे छीन गया। उस जमींदार ने हमसे छल करके अपना बंजर जमीन का टुकड़ा हमें दे दिया। क्या आप उस पर खेती कर पाएंगे? मुझे जमींदार से कोई शिकायत नहीं है सुमन। अरे वह तो नियत का मारा है ही। मुझे तो दुख इस बात का है, शिकायत इस बात की है कि मेरा मित्र मैं नहीं समझ पाया कि मेरा मित्र ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगले दिन सोहन जमींदार के दिए हुए बंजर खेत पर पहुंच गया। तभी सोहन ने देखा कि बंजर जमीन के सामने घनी झाड़ियों में 2 सैनिक छुप के बैठे हुए थे। सोहन दबे पांव उनके करीब चला गया और एक पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। वह दोनों सैनिक एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्यों, तुमने योजना ठीक से तो बना ली है ना? कहीं ऐसा ना हो कि हम राजा के महल में पकड़े जाएं। अरे भाई, चिंता ना करो, राजा का महामंत्री हमसे मिला हुआ है। रात में हमें महल का मुख्य दरवाजा खुला मिलेगा। आज रात हम दोनों राजा विश्वजीत सिंह की हत्या करके वापस आ जाएंगे। बस हो गया हमारा काम, चलो। इतना बोलकर वह दोनों सैनिक वहां से चले गए। उनके जाते ही सोहन अपने आप से बोला, अरे महाराज की जान तो खतरे में है, मुझे कुछ करना होगा। सोहन दौड़ता हुआ राजकुमार वीर के पास पहुंचकर सारी घटना बताने लगा। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैंने अपने कानों से उन दोनों की बात सुनी थी। वो दोनों महाराज को मारने की योजना बना रहे थे। ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ राजमहल। यह सूचना तुम स्वयं महाराज को सुनाना। नहीं, बिल्कुल नहीं। राजकुमार, आप स्वयं इस बात की सूचना अपने पिताजी को दे दें। अरे कैसे इंसान हो तुम? क्या तुम्हें इनाम नहीं चाहिए? सोहन राजकुमार की बात का कोई जवाब दिए बगैर वहां से सीधे बंजर खेत में आ गया और वहां पर कड़ी धूप में हल चलाने का प्रयास करने लगा। तभी सोहन को ऐसा लगा जैसे कि धरती के अंदर कोई भारी वस्तु गड़ी हुई है। सोहन तुरंत फावड़ा से धरती को खोदने लगा। कुछ ही देर में सोहन ने देखा कि जमीन के अंदर एक बहुत पुराना बड़ा संदूक दबा हुआ था। सोहन ने जैसे ही उस संदूक को खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से फट गईं। उस संदूक में सोने हीरे मोती जगमगा रहे थे। सोहन बड़े से बक्से को लेकर अपने घर ले आया और सारी घटना अपनी पत्नी को बताने लगा। आप बिल्कुल सही कहते थे, कर भला तो हो भला। आपकी जो जमीन जमींदार ने हड़प ली है, अब तो आप उस जैसे सैकड़ों जमीन खरीद सकते हैं। मगर सोहन उसकी पत्नी नहीं जानते थे कि उन दोनों की बातें बाहर मोहन भी सुन रहा था। मोहन ने झांक कर देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। बाप रे, अरे यह तो फिर से बहुत ज्यादा धनवान हो गया। मुझे ये बात तुरंत जमींदार को बतानी पड़ेगी। मोहन तुरंत जमींदार के पास चला गया और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार, तुमने जो बंजर खेत सोहन को बड़े डींगे हाँकने के लिए राजा के सामने दे दिए थे ना, अरे उसी बंजर जमीन में एक बहुत भारी और पुराना संदूक निकला है जो पूरा का पूरा सोने और चांदी भरे हुआ है। उस सारे सोने चांदी पर तो तुम्हारा अधिकार हुआ ना। तुम यह क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं वह बक्सा सोहन से वापस ले लूंगा। अरे वह तो मेरा हुआ भाई। जमींदार मोहन के साथ सोहन के घर पर चला गया और गुस्से से बोला, ए सोहन, मुझे मेरा बक्सा वापस दो। वो सोने चांदी हीरे से भरा बक्सा मेरी बंजर जमीन पर निकला है। लाओ, मुझे वापस करो। बकवास बंद करो जमींदार। तुमने वह जमीन महाराज के सामने स्वयं मेरे नाम कर दी थी। अब उस जमीन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। उस जमीन से चाहे सोना निकले या मिट्टी, उस पर मेरा अधिकार है। सीधी सी बात है। इसके बाद जमींदार और मोहन दौड़ते हुए राजमहल पहुंच गए। जमींदार राजा से बोला, महाराज की जय हो। अरे महाराज, आपने सोहन की जो उपजाऊ जमीन मेरे नाम की थी और मैंने उसे जो बंजर जमीन का टुकड़ा दिया था, उसमें एक बहुत पुराना सोने चांदी से भरा बक्सा गड़ा हुआ था जो सोहन को मिला है और वह अभी उसे लौटाने से मना कर रहा है।
कुछ ही देर में सोहन वहां पर आ जाता है और वह राजा विश्वजीत के सामने खड़ा था। जमींदार अब भी झूठ बोल रहा है महाराज। बक्सा जमींदार की बंजर जमीन से निकला है और आपने स्वयं ऐलान किया था कि आज से वह बंजर जमीन मेरी है। तभी वहां पर राजकुमार वीर का आगमन होता है, जो मोहन को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे पिताजी, ये तो वही इंसान है जिसने आपकी जान बचाई है। तुम कहना क्या चाहते हो राजकुमार? पिताजी, कल राज्य के जो गुप्तचर पकड़े गए हैं उनकी सूचना इसने ही दी थी। आस्तीन का सांप हमारा मंत्री है जो आपको मारना चाहता था। उसके बारे में भी इसी इंसान ने मुझे बताया था। मैं जल्दबाजी में इसका नाम पूछना भी भूल गया था। मैंने इससे कहा भी था कि यह सूचना स्वयं महाराज को दे दे, वह तुम्हें इनाम देंगे, परंतु इसने मना कर दिया पिताजी। यह सुनकर राजा आश्चर्य से सोहन से बोला, सोहन, जब तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण सूचना मिली थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तुम तो चाहते तो इसके बदले में मुझसे बहुत सारा धन ले सकते थे। महाराज, मेरे पिता ने मुझे हमेशा एक ही बात सिखाई थी, कर भला तो हो भला। आपकी जान बचाना मेरा कर्तव्य था। सच्चा मनुष्य वही होता है जो भलाई के बदले कुछ भी नहीं लेता। आज इस इंसान की सच्चाई मुझे समझ में आ चुकी है और मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने इसके साथ कितना अन्याय किया। और हाँ, सीधी तरह से सच उगल दो तुम दोनों, नहीं तो तुम दोनों की गर्दन तुम्हारे धर से अलग करवा दूंगा मैं। दोनों जमींदार और मोहन बुरी तरह से घबरा गए और सारी सच्चाई बता दी। राजा गुस्से से अपने सैनिकों से बोला, सैनिकों, इन दोनों को घसीटते हुए कारागार में डाल दो। ले जाओ इन्हें यहाँ से। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल टूनपुर को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी अच्छी अच्छी कहानियां देख पाओ। धन्यवाद।